लोकसभा चुनाव करीब है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी कुछ ही महीनों के बाद होने वाले हैं। सियासत के इस चुनावी मौसम में भारतीय जनता पार्टी के लिए बसंत और कांग्रेस के लिए पतझड़ की स्थिति बनती नजर आ रही है। महाराष्ट्र के पहले मिलिंद देवड़ा, फिर बाबा सिद्दीकी और अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य अशोक चौहान ने इस्तीफा दे दिया है। मिलिंद देवड़ा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, वहीं विधायकी से इस्तीफा देकर आए अशोक चौहान भी कमल का निशान वाली पार्टी में राज्यसभा का टिकट मिल गया है। अशोक चौहान वही हैं जिन्हें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के रहते सबसे चर्चित कथित घोटाले में से एक आदर्श सोसाइटी घोटाले के मामले में नाम सामने आने के बाद साल 2010 में मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। अशोक चौहान के बीजेपी में आने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करने वाली पार्टी को आदर्श घोटाले के सबसे बड़े चेहरे को अपने पाले में लाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई? चौहान के साथ आ जाने में बीजेपी को आखिर क्या फायदा दिख रहा है? राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी ने कहा है कि अशोक चौहान सूबे की सियासत में एक्टिव रोल चाहते थे। कांग्रेस में रहते हुए वह विधायक थे, CWC के मेंबर थे, लेकिन उनके पास कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं थी जैसा वह चाहते थे। दूसरी तरफ बीजेपी भी उद्धव ठाकरे के साथ नहीं होने की वजह से नुकसान की संभावनाओं को कम से कम करने की कोशिश में है। आधी शिवसेना और आधी एनसीपी के साथ आ जाने के बावजूद सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सीटों को नुकसान के अनुमान सामने आ रहे थे। एक वजह यह भी हो सकता है कि बीजेपी ने अब ऐसे नेताओं पर फोकस कर दिया है जिनका खास क्षेत्र में अपना जनाधिकार है और इस सांचे में चौहान भी फिट बैठते हैं। बीजेपी में शामिल हुए अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री शंकर राव चौहान के बेटे हैं। कांग्रेस अगर महाराष्ट्र के मराठावाड़े क्षेत्र में मजबूत पकड़ रखती है तो इसके लिए भी श्रेय शंकर राव चौहान को ही दिया जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में अशोक चौहान ने मोदी लहर के बावजूद नांदेड़ लोकसभा सीट कांग्रेस की झोली में डालकर इसे साबित भी किया था। हालांकि 2019 का चुनाव हार गए और अंतर 40,000 वोटों के करीब था। यह स्थिति तब थी जब बीजेपी को एकजुट शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था और वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार को 1,66,000 से अधिक वोट मिले थे। वंचित बहुमत अघाड़ी इस बार कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी में है। बदली परिस्थितियों में नांदेड़ की जंग बीजेपी को भी मुश्किल लग रही है। शायद यही वजह है कि इस सीट का नाम भी पार्टी की लिस्ट में मुश्किल कैटेगरी में शामिल किया गया था। कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ में गिनी जाने वाली इस सीट से 1952 से लेकर अब तक हुए चुनावों में केवल 4 बार ही गैर कांग्रेसी उम्मीदवार जीत सके हैं। बीजेपी को 2004 और 2019 में जीत मिली थी, तो वहीं 1977 में जनता पार्टी और 1989 में जनता दल ने यह सीट जीती थी। बीजेपी के नेताओं को लगता है कि अशोक के पार्टी में आ जाने से यह सीट अब सुरक्षित सीट बन जाएगी। अशोक चौहान नांदेड़ में अच्छा प्रभाव रखते हैं। उनका मराठावाड़ा रीजन की सभी 16 सीटों पर अच्छा प्रभाव है। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। महाराष्ट्र बीजेपी भी अपने स्तर पर अधिक से अधिक सीटें जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसी कड़ी में फोकस उन इलाकों में जमीनी पकड़ रखने वाले दूसरे दलों के नेताओं के साथ है जिसे भाजपा अपने यहां लाना चाहती है और दूसरी पार्टी को कमजोर करना चाहती है। अशोक चौहान के जरिए बीजेपी की रणनीति मराठावाड़ा और गणित सेट करने की होगी। इस रीजन में विधानसभा की 46 सीटें हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के जमीनी नेताओं में गिने जाने वाले चौहान का ग्रामीण इलाकों में अपना जनाधार माना जाता है। उनकी गिनती ऐसे नेताओं में होती है जिन्हें राहुल गांधी के करीबी माना जाता है। राहुल के एक अन्य करीबी मिलिंद देवड़ा के बाद अशोक के भी कांग्रेस छोड़ने से ग्रैंड ओल्ड पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर विपरीत असर पड़ सकता है और इसकी गूंज भी दिल्ली तक महसूस होगी। एक तरफ बीजेपी अपना कुनबा विपक्ष बढ़ाते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, वहीं विपक्ष का ध्यान चुनावी तैयारी के
साथ अपना कुनबा बचाए रखने की ओर भी बटेगा। बीजेपी महाराष्ट्र में जमीनी पकड़ रखने वाले नेताओं को साथ जोड़ने की रणनीति पर चल रही है और उसका भी अपना गणित है। दरअसल एक सर्वे रिपोर्ट में राम रथ पर सवार बीजेपी को अगर किसी राज्य में सबसे अधिक नुकसान की आशंका है तो वह महाराष्ट्र है। इंडिया टुडे के सी वोटर के मूड के अनुसार महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 48 में से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 16 और उसके सहयोगी अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 3-3 सीटें मिल सकती है। महाविकास अघाड़ी को एनडीए से 4 अधिक 26 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले दम पर 23 सीटों पर जीत मिली थी।